दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश सिंह विकास अधिकारी आप लोगों का इस ट्रेनिंग सेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज 5वां सत्र है। तो 5वें सत्र में हम लोग कुछ और टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो जीवन बीमा में मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन। मूल्य निर्धारण का मतलब है कि किसी पॉलिसी में क्या रिक्वायर्ड प्रीमियम होगा, इसका निर्धारण कैसे करेंगे, और जो कुछ बोनस वगैरह दिया जाता है उसका एक क्या क्राइटेरिया रखा जाता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में। तो चलिए इस पे थोड़ा सा चर्चा हो जाए। दो तरह का प्रीमियम होता है, एक तो होता है शुद्ध प्रीमियम और दूसरा होता है कार्यालय प्रीमियम। शुद्ध प्रीमियम का मतलब यह है कि जो प्रीमियम मॉर्टेलिटी रेट के आधार पे होता है वो शुद्ध प्रीमियम होता है, और जो एक्चुअल प्रीमियम होता है जो हम लोग कार्यालय में जमा करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें मिली रहती हैं, उस पर आगे चर्चा होगी। वो कौन कौन सी चीजें मिलके एक्चुअल में जो प्रीमियम बनती है, तो वो जो जमा होता है कार्यालय में वो कार्यालय प्रीमियम होता है। अब जैसे देखिए, प्रीमियम निर्धारण के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, सबसे पहले तो मृत्यु दर। हर एज ग्रुप के लिए अलग मृत्यु दर है। कोई 18 साल का व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है कि 18 साल के एज के लोगों में मृत्यु दर कम होगी, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मृत्यु दर में भी वृद्धि होती जाती है। दूसरे जो भी प्रीमियम के रूप में पैसा आता है उसको कहीं ना कहीं LIC इन्वेस्ट करती है। तो जब इन्वेस्ट करती है तो उस पे LIC को ब्याज मिलता है, और वो जो ब्याज होता है उसको जो है जब इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इसका जो सीधा सा असर पड़ता है वो पड़ता है प्रीमियम रेट्स पे। तो प्रीमियम रेट्स, इससे जो ब्याज मिलता है LIC को, उससे थोड़ा सा प्रीमियम रेट जो है थोड़ा सा डाउन होता है। प्रबंधन व्यय LIC के खर्चे में शामिल होता है। ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बहुत सारे 2048 ब्रांचेज हैं LIC की, बहुत सारे सैटेलाइट ऑफिसेज हैं। इसके अलावा पूरा स्टाफ है, विकास अधिकारी हैं, अभिकर्ताओं का कमीशन है, ये सब सारा चीज जो है ये प्रबंधन व्यय होता है। इसको निकालने के बाद जो भी प्रीमियम आता है, जो भी प्रीमियम जमा होता है, इसको निकालने के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट निकाला जाता है। तो इस हिसाब से प्रीमियम का निर्धारण करना होता है कि जो प्रबंधन व्यय हो और थोड़ा सा उसके लिए जो है बोनस भी देने की व्यवस्था हो जाए। तो ऐसा करके कि ऐसा ना हो कि हम प्रीमियम निर्धारण इतना कम कर दें कि ये सब सारे व्यय घटाने के बाद एक्चुअल में जो है कंपनी को लॉस हो जाए। तो इस सारी चीजों का जो है बेहतरीन संयोजन देखना पड़ता है। प्रबंधन व्यय के खर्चे को हमको ध्यान में रख के प्रीमियम का निर्धारण करना पड़ता है। आरक्षित निधियां, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आप इतना फंड एक अपने पास जो है उसको आरक्षित रखिए, रिजर्व रखिए उस चीज को, क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा आकस्मिकता आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो उस समय आप उसको दे सकें। ऐसा ना हो कि आपके पास कोई रिजर्व फंड नहीं है और आपदा आने पे आप जो है अपने हाथ खड़े कर दें और आप जो है दे ना पाए। तो इस नाते कुछ रिजर्व फंड के लिए भी प्रोविजन करना पड़ता है। और जैसा पहले चर्चा किया कि बोनस देने के लिए जो एक्चुअल प्रीमियम होता है वो तो जो है मॉर्टेलिटी रेट के आधार पे हुआ, लेकिन बोनस देना है, बोनस देने के लिए इसका मतलब है कि कुछ उसमें एडिशनल प्रीमियम लेना पड़ेगा। यानी ये जो 5 चीजें हैं, मृत्यु दर पे जो है एक्चुअल निकलता है कि कितना लोग की डेथ हो रही है, कितना प्रीमियम लेना चाहिए। जो पैसा मिल रहा है उस पर कुछ ब्याज मिल रहा है तो इससे हल्का हो जाता है, थोड़ा सा कम प्रीमियम पे भार पड़ता है। प्रबंधन व्यय के नाते थोड़ा ब्याज बढ़ता है क्योंकि प्रबंधन व्यय के खर्चे निकालने पड़ेंगे। कुछ आरक्षित निधियां होती हैं उनके खर्चे निकालने पड़ेंगे, और बोनस के लिए भी कुछ एडिशनल प्रोविजन करना पड़ता है। इसलिए जो है जो प्रीमियम का निर्धारण है वो बहुत सोच समझ के जो एक्चुअरीज होते हैं इस आधार पे करते हैं कि ना तो प्रीमियम का इतना ज्यादा हो कि जो है वो compete ही ना कर पाए मार्केट में, या जो प्रीमियम है इतना कम भी ना हो कि कंपनी को लॉस हो जाए। तो बहुत सारी चीजों को फोकस में करके प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है।
शुद्ध प्रीमियम क्या होता, प्रश्न यहाँ पे उठता है कि शुद्ध प्रीमियम क्या है। भविष्य की सभी दावा देनदारियों की रियायती वर्तमान मूल्य से शुद्ध एकल प्रीमियम निकलता है। भविष्य में जितनी भी देनदारियां हैं, जो भी देनदारियां, चाहे वो मैच्योरिटी का क्लेम हो, डेथ क्लेम हो या और भी कोई क्लेम हो, जो भी है उसके जो मूल्य से जो है शुद्ध एकल घटाने के बाद भविष्य की सभी दावा देनदारियों के रियायती वर्तमान मूल्य से शुद्ध एकल प्रीमियम निकलता है। शुद्ध एकल प्रीमियम से हम शुद्ध स्तरीय वार्षिक प्रीमियम प्राप्त कर सकते। जो भी देनदारियां हैं, वो चाहे डेथ क्लेम हो, सारा कुछ होते हुए सब कुछ जितने भी खर्चे हैं वो निकालने के बाद जो बचता है, तो उसके बाद हम इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं कि कितना हमको प्रीमियम लेना चाहिए, तो फिर जो है एक्चुअल में वो प्रीमियम निर्धारित होता है। लोडिंग की राशि निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? लोडिंग का मतलब है कि प्रीमियम हमारा कितना हो, उसमें क्या क्या फैक्टर हम डालें, कितना प्रीमियम को बढ़ाएं, तो उसमें कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके आधार पे ये किया जाता है। सिद्धांत हैं जैसे पर्याप्तता। पर्याप्तता का मतलब ये है कि हम इतना पर्याप्त प्रीमियम लें, इतना पर्याप्त प्रीमियम लें कि वो ऐसा ना हो कि हमारा जो है कंपनी को लॉस हो जाए। मान लीजिए हम उसमें कि compete करने के लिए मार्केट में और सारी कंपनियों को पीछे करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा ज्यादा बिजनेस हो, तो हम प्रीमियम को कम कर दिए। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इतना भी कम ना कर दें कि पता लगा कि वही हमारे लिए जो है गले की फांस बन जाए और वो पॉलिसी में घाटा हो और कंपनी की सेहत पे फर्क पड़े। दूसरी ये है कि समानता। समानता का मतलब ये है कि प्रीमियम में जो है, प्रीमियम एक बार तो जो निर्धारित होता है वो पूरे लाइफ टाइम या जितने समय तक की पॉलिसी होती है उतने समय तक वो प्रीमियम वही सेम प्रीमियम रहता है। क्योंकि अगर 18 साल का आदमी कोई 30 साल या 35 साल की पॉलिसी लेता है, यानी अगर मान लीजिए 30 साल का पॉलिसी लेता है, तो 18 साल का आदमी, इसका मतलब 48 साल जब उसकी एज हो जाएगी, जो 18 साल पे उसने प्रीमियम दिया है वही 48 साल की एज पर भी देता है। तो ये एक तरह से जो है बीच का प्रीमियम होता है और इसमें कोई कम ज्यादा प्रीमियम हर साल अलग अलग सुविधा के अनुसार नहीं हो सकता, क्योंकि उससे असुविधा होगी। इस नाते जो है प्रीमियम को इसको लेवल प्रीमियम भी बोलते हैं, इस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। और तीसरा जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो है कि प्रीमियम हम ऐसा रखें जो प्रतिस्पर्धात्मक हो। कहने का मतलब है कि ज्यादा ना हो, कम ना हो कि हमारी कंपनी को लॉस हो जाए, और इतना ज्यादा भी ना हो कि हम मार्केट में compete ही ना कर पाए। तो इसलिए अपना सारा कुछ देखते हुए हमको उसमें बोनस भी देना है, उसके लिए भी पैसा हो जाए, क्लेम्स भी सेटल करने पड़ते हैं, ढेर सारे जो व्यय होते हैं, कर्मचारियों के खर्चे, ऑफिस के मेंटेनेंस के खर्चे, वो सारे भी देखने होते हैं। इसके अलावा केवल यही नहीं होता है, गवर्नमेंट की कुछ सुरक्षित निधियां होती हैं, उसको भी देखना रहता है, उसके लिए भी अलग से प्रोविजन करना रहता है। तो ये सारे खर्चों को घटाने के बाद, ये सारी चीजों को देखते हुए इनका प्रोविजन उस प्रीमियम, क्योंकि ये जो भी पैसा आता है प्रीमियम के माध्यम से आता है, तो उस प्रीमियम में उसका प्रोविजन करना पड़ता है। और इस तरह से जब प्रोविजन हो जाता है और तो जाके जो है वो प्रीमियम का फाइनल कैलकुलेशन होता है। और उसके लिए एक जो सिद्धांत है पर्याप्तता, समानता और प्रतिस्पर्धात्मकता। प्रश्न आ सकता है कि प्रीमियम निर्धारित करते समय जो लोडिंग, प्रीमियम पे लोडिंग होती है, उसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत में से क्या क्या है? तो पर्याप्तता हो सकता है, समानता हो सकता है, प्रतिस्पर्धात्मकता हो सकता है, या तीनों में प्रश्न हो सकता है कि उपरोक्त तीनों सही हैं। तो इस तरह से अगर प्रश्न आता है तो इसको इस हिसाब से देखना होगा। अधिशेष एवं बोनस का निर्धारण। बोनस को ही अधिशेष बोला जाता है। इसका सीधा सा फार्मूला है, जो परिसंपत्ति में से आप जितनी भी देनदारियां हैं उसको घटा दीजिए। यानी जो भी आपकी इनकम है उसमें से आप अपनी देनदारियों को घटा दीजिए, तो जो बचता है वो जो है अधिशेष होता है। और अधिशेष जो है, प्रत्यावर्ती बोनस एक होता है। प्रत्यावर्ती बोनस में हर साल बोनस डिक्लेयर होता है, जो प्रॉफिट में हर साल पॉलिसी शेयर करती है, वो इन्वेस्ट होता है, तो जितना भी उसमें जो है
रिटर्न मिलता है तो वो पॉलिसी होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यही होता है प्रत्यावर्ती बोनस। LIC में रिवर्सनरी बोनस ही दिया जाता है। दस्तावेजीकरण, दस्तावेजीकरण का मतलब कि कैसे दस्तावेज बनाए जाते हैं, क्या क्या उसमें चरण होते हैं। तो सबसे पहला तो प्रस्ताव चरण है, मतलब प्रपोजल फॉर्म कंप्लीट होने से लेके उसके बाद पॉलिसी इशू होने तक के और सारे जो है क्लेम निर्धारित करने तक के क्या क्या होते हैं, तो उस पर चर्चा थोड़ा सा जरूरी है। प्रस्ताव चरण में क्या है, विवरण पुस्तिका, परिचयात्मक दस्तावेज कंपनी के उत्पादों के बारे में, जितनी भी पॉलिसी होती है। कोई व्यक्ति जब पॉलिसी खरीदने जाता है तो जानना चाहता है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में इसके लिए जो है पंपलेट्स आते हैं ढेर सारे, जो है कई सारी पॉलिसियों की जितनी भी पॉलिसियां होती है वो पढ़ के चाहे तो अपना समझ के भी प्लान ले सकता है। नहीं तो जो अभिकर्ता होता है, जो जानता, वो एक एक पॉलिसी जो समझता है कि ये इसके लायक उपयोगी पॉलिसी है, उसके बारे में वो पॉलिसी होल्डर्स को बताता है। दूसरा है प्रस्ताव पत्र, यानी जो प्रपोजल फॉर्म होता है उसको प्रस्ताव पत्र बोला जाता है। उसका कंप्लीशन होता है, प्रस्ताव पत्र को प्रॉपरली भरना होता है। ये जो है प्रस्ताव चरण में है। तीसरा होता है एजेंट की रिपोर्ट। इस प्रस्ताव पत्र के साथ में जो प्रपोजल फॉर्म होता है उसके साथ में एजेंट की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहा जाता है कि एजेंट जो है फर्स्ट अंडर राइटर होता है, यानी अगर एजेंट ने अपनी रिपोर्ट उस पर गड़बड़ लगा दी है, कि लगा दिया वो, क्योंकि ये माना जाता है कि एजेंट ही इसके बारे में सब अच्छे से कि व्यक्तिगत चीजों के बारे में जानता है, तो एजेंट की रिपोर्ट जो है उस दस्तावेज के साथ एक जो है प्रूफ के रूप में रहती है, प्रमाण के रूप में रहती है, और इंश्योरेंस होने में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चिकित्सा परीक्षक की रिपोर्ट, बहुत सारे ऐसे प्लान्स होते हैं या बड़े प्लान होते हैं या ज्यादा एज के जो लोग होते हैं, उनका इंश्योरेंस जब होता है तो उनका मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उसमें एक तो सामान्य मेडिकल होता है जिसमें हाइट, वेट, उनका जो है ब्लड प्रेशर और ये सब चीजें लिखी जाती हैं। तो इसमें जो सिलेक्टेड डॉक्टर्स होते हैं वो उनका जो है नाप जोख करके वो बाकायदा जो है देख के उनसे पूछताछ करके ये चिकित्सा परीक्षक की रिपोर्ट को भरते हैं। और कुछ थोड़ा सा स्पेशल केसेस में किसी किसी में ECG या BS, लिप्टोग्राम या जो भी जरूरत हो, चेस्ट एक्सरे, जो भी जरूरत पड़ती है उस तरह के रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो कंप्लीट कराया जाता है। और नैतिक जोखिम रिपोर्ट, मॉरल हैजार्ड रिपोर्ट, ये जो है एजेंट या विकास अधिकारी, जैसा इंश्योरेंस हो, बड़ा बीमा है तो विकास अधिकारी, एक लेवल तक है तो एजेंट, और भी बड़ा है तो और बड़े अधिकारी, जितने बड़े अधिकारी जितना बड़ा बीमा होगा उस हिसाब से जो है नैतिक जोखिम रिपोर्ट लगाई जाती है कि जो व्यक्ति है, जो जिस व्यक्ति का बीमा हो रहा है, उसकी आदतों में, उसके व्यवहार में, उसके चाल चलन में, उसके किसी कार्य में ऐसी कोई चीज तो नहीं जो आगे चल के जोखिम को बढ़ाती हो। तो अगर कोई ऐसा चीज है तो इसका मतलब है कि वो आदमी इंश्योरेबल नहीं है, उसको बीमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका बीमा हो जाता है तो आगे चल के कंपनी को लॉस हो सकता है या गलत चॉइस हो सकती है। छठवां है आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र में जब प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है तो उसी समय में सारे उसके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। उसमें जो है एज प्रूफ होता है, ID प्रूफ होता है, एड्रेस प्रूफ होता है। तो आयु प्रमाण पत्र से जो है उसकी एज निकालते हैं और एज के हिसाब से ही जो प्रीमियम होता है, क्योंकि पहले ही बताया मॉर्टेलिटी रेट का सीधा सा कनेक्शन एज के हिसाब से होता है। तो एज के हिसाब से पूरा प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है। अब दस्तावेजीकरण का दूसरा चरण आता है, जिसमें जब केसेस कंप्लीट हो गए, मान लीजिए सब कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद जो है सबसे पहले जो चीज होती है वो मिलता है फर्स्ट प्रीमियम रसीद, प्रथम प्रीमियम रसीद। यही पहले भी चर्चा हो चुकी है कि प्रथम प्रीमियम रसीद ही जो है बीमा होने का प्रमाण होता है, यानी बीमा हुआ है वहीं से रिस्क कवर स्टार्ट होता है। जब रसीद आपको मिलती है तो उसी दिन से जो है बीमा स्टार्ट होता है। पॉलिसी की अनुसूची, पॉलिसी में क्या क्या चीजें हैं, पॉलिसी में वो सारा चीज इसमें जो है लिखा रहता है पॉलिसी की अनुसूची में। मानक, कुछ स्टैंडर्ड जो है प्रोविजंस होते हैं वो लिखे रहते हैं, मानक प्रावधान उसको बोलते हैं।
और कुछ विशेष प्रोविजंस होते हैं वो लिखे रहते हैं। पॉलिसी की शर्तें और सुविधाएं, जैसे इस पे चर्चा हुई थी रियायती अवधि यानी ग्रेस पीरियड क्या होता है। ग्रेस पीरियड होता है 1 महीना या 31 दिनों का होता है। जो फर्स्ट अनपेड प्रीमियम है, जो ड्यू प्रीमियम होता है, फर्स्ट अनपेड प्रीमियम का मतलब जो ड्यू है, जो प्रीमियम हमको जमा करना है, नेक्स्ट ड्यू जो होता है, उससे 1 महीना तक अगर कोई आदमी अपना प्रीमियम नहीं जमा कर पाता है तो उसको छूट मिलती है। जैसे 28 मई को अगर किसी व्यक्ति का एफयूपी है यानी फर्स्ट अनपेड प्रीमियम 28 मई है, यानी 28 मई को उसको अपना प्रीमियम जमा करना है और वो 28 मई को नहीं जमा कर पाता है तो कोई बात नहीं, 28 मई से लेके 28 जून तक उसके पास 1 महीने का समय है, वो इस बीच में कभी भी जमा कर देगा प्रीमियम, तो उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा और कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी, उसका रिस्क कवर प्रॉपर बना रहेगा। हाँ, अगर 1 महीना के बाद भी नहीं जमा करता है, सपोज करिए कि 28 मई को एफयूपी है, 28 जून तक नहीं जमा किया, उसके बाद जो है वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लैप्स होने की स्थिति में फिर से उसके पास विकल्प रहता है, यानी 6 महीने का, यानी 28 मई से लेके, फिर 28 मई से कैलकुलेट करेंगे, 28 मई से लेके 6 महीना होगा 28 नवंबर। 28 नवंबर तक उसके पास विकल्प ये है कि वो ब्याज जो है सीधा काउंटर पे जाके जमा कर दे और उसको कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। ब्याज जैसे ही जमा होगा काउंटर पे, कोई ये नहीं माना जाएगा कि पॉलिसी लैप्स थी, सेम डे से फिर से उसका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर भी नहीं जमा करता है तो पॉलिसी को रिवाइवल कराना पड़ता है। वो समय होता है 5 साल तक, इससे पहले चर्चा हुई है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से रिपीट हो जाए कि 5 साल के अंदर पॉलिसी को रिवाइव कराने का चांस रहता है। 6 महीने के बाद इन 5 सालों तक जब कोई आदमी पॉलिसी को रिवाइव कराता है तो उसमें बहुत सारी जो है रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, जैसे डीजीएच की जरूरत पड़ेगी। डीजीएच का मतलब डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ। एक तरह से जैसे नया इंश्योरेंस होता है तो उस समय हम प्रपोजल फॉर्म भरते हैं, तो एक तरह से डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ भी जो है प्रपोजल फॉर्म की तरह से ही है और उस पर डिसीजन होता है। उस डिसीजन पे वो ये भी हो सकता है कि वो नई पॉलिसी की तरह ट्रीटमेंट उसका ट्रीट हो पॉलिसी, तो आगे पॉलिसी को कंटिन्यू करना है नहीं करना है ये निर्णय हो सकता है पॉलिसी आगे लेने ही लायक नहीं, इस बीच में उसको जो बीमारी बढ़ गई, कोई नई बीमारी हो गई, तो वो पॉलिसी चालू नहीं हो सकती, क्योंकि नई शर्तों के साथ ये एकदम बिल्कुल नया इंश्योरेंस हो जाता है। और वहां से ये भी होता है कि अगर मान लीजिए पॉलिसी को रिवाइव कराया गया, पॉलिसी फिर वहां से पॉलिसी को नई पॉलिसी के जैसा ही ट्रीट करेंगे। और अगर मान लीजिए कोई आदमी 5 साल चलाने के बाद उसकी पॉलिसी लैप्स हो गई, 6 महीना तक नहीं चलाया उसने और फिर से वो रिवाइव कराता है, तो इसका मतलब जो ये पॉलिसी पुरानी हो गई थी और उस केस में 2 साल के अंदर उसकी डेथ होती है, तो भले ही 7 साल का समय बीत गया हो, लेकिन चूंकि पॉलिसी 5 साल बाद रिवाइव हुई थी और रिवाइव होने से 2 ही साल के अंदर उसकी डेथ हो रही, तो वो अर्ली क्लेम में आएगा। इसको ध्यान रखना होगा। चूक और पुनः स्थापन पुनर्जीवन, वही रिवाइवल की बात है जो मैंने आपको बताया। रिवाइवल देखिए कितने तरह का होता है। एक तो होता है साधारण पुनर्चलन, जो सामान्यतः जो है ज्यादातर ये प्रचलित रहता है कार्यालय में। डीजीएच के साथ में कुछ जो रिक्वायरमेंट होती हैं, कई बार मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कई बार और कोई रिक्वायरमेंट्स है, तो उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद ये पॉलिसी को सिंपली जाके काउंटर पे जमा कर दिया जाता है, तो इसको साधारण पुनर्चलन बोलते हैं। विशेष पुनर्चलन ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं उनको पॉलिसी, मान लीजिए आज पॉलिसी कराया और 2 साल के अंदर, इसका रूल ये है कि पॉलिसी को अगर वो पेड अप एक्वायर कर लेगी तो विशेष पुनर्चलन नहीं हो सकता। पेड अप एक्वायर करने का मतलब ये है कि पॉलिसी 2 साल तक ना चली वो, क्योंकि 2 साल जैसे ही चल जाएगी पॉलिसी फिर पूरी तरह से लैप्स नहीं होगी और उसको कुछ न कुछ LIC को देना ही पड़ेगा मैच्योर, जब भी मैच्योर होगी या सरेंडर करेगा। लेकिन अगर 2 साल तक नहीं चली है तो उस देने के लिए LIC बाध्य नहीं, कुछ भी नहीं देगी।
तो उस स्थिति में विशेष पुनर्चलन में यानी पेड अप नहीं एक्वायर किया हो, कोई पॉलिसी 2 साल नहीं चली है, तो पॉलिसी को जो है 2 सालों तक आगे खिसकाया जा सकता है। यानी जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी 2020 में पॉलिसी लेता है और वो पॉलिसी को एक ही किस्त, जिस दिन पॉलिसी लिया उस वही चला और उसके बाद वो पॉलिसी छोड़ दिया, 2-3 साल वो पड़ी रही, एक ही प्रीमियम जमा हुआ, मान लीजिए 1 साल का प्रीमियम जमा हुआ, 2 साल नहीं चली, पेड अप नहीं एक्वायर किया, 3 साल बाद उसको लगता है, 4 साल बाद उसको लगता है कि हम अपनी पॉलिसी को विशेष पुनर्चलन से चालू करवा लें, तो ये कर सकता है कि अगर मान लीजिए 2020 में उसने या 2018 में उसने पॉलिसी लिया था और आज है 21, तो 2000 मान लीजिए कि मई 18 में उसने पॉलिसी लिया था, 28 मई 18 को, तो 28 मई 18 का प्रीमियम जमा करने के बाद उसने कोई प्रीमियम नहीं जमा किया, तो फिर 2 साल उस डेट ऑफ कमेंसमेंट को खिसका देंगे आगे, यानी पॉलिसी को हम शुरू कर देंगे 28 मई 2020 से, 2 साल आगे खिसका दिया। 18 में पॉलिसी हुई थी 28 मई 2018 को, तो उसको हमने खिसका के कर दिया 28 मई 2020। अब ये पॉलिसी 2020 को स्टार्ट हो रही, जो पहले 28 मई 18 को स्टार्ट हुई थी, यानी एक प्रीमियम इसका जमा है 28 मई 20 वाला। अब यहाँ पे ये होगा कि जो 18 में 2 साल पहले जो था, उस आदमी की 2 साल एज कम थी, आज जो नया पॉलिसी यहाँ पे जो शुरू हो रही है 2 साल बाद, तो ये अब उसकी 2 साल ज्यादा एज हो गई, तो 2 साल में जो अब आज का जो प्रीमियम होगा, 2 साल बाद का जो प्रीमियम होगा, अगर मान लीजिए उस समय 30 साल की एज थी तो आज 32 हो गई है 2 साल बाद, तो 32 की एज पे जो प्रीमियम होगा वो चूंकि जब उसकी 30 एज थी तो 30 का प्रीमियम उसने भर रखा है, अब 32 वाला जो प्रीमियम है, यानी जो डिफरेंस ऑफ प्रीमियम है वो प्लस उस पे इंटरेस्ट लेके और केवल 1 साल का प्रीमियम ले लेंगे 20 वाला, तो फिर पॉलिसी जो है चालू हो जाएगी। 18 में लिया था 19-20, यानी फिर केवल 21 का प्रीमियम हमको लेना पड़ेगा 1 साल का, और वो पॉलिसी जो है विशेष पुनर्चलन से चालू हो जाएगी, 2 साल उसको हम आगे खिसका देंगे, 1 साल का प्रीमियम ले लेंगे। तो ये होता है विशेष पुनर्चलन। ऋण से पुनर्चलन, पॉलिसी अगर पेड अप एक्वायर कर ली है, 4-6 साल चल गई है, लोन उसमें पर्याप्त हो गया है कि इतना मिल जाए कि पॉलिसी का 1 प्रीमियम 2 प्रीमियम जितना रिक्वायरमेंट है उतना भर का हो जाए, या उतना भर का नहीं भी हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो बाकी जितना कम पड़ रहा है वो अपने पास से लगा के आदमी इसको ऋण के माध्यम से पॉलिसी से लोन लेके पॉलिसी को चालू कराया जा सकता है। किस्तों द्वारा पुनर्चलन, किस्तों द्वारा पुनर्चलन का मतलब यह है कि जितनी किस्तें अभी तक ड्यू हैं, जितनी किस्तें सारे को जोड़ लिया जाता है, उस पर जितना ब्याज है वो जोड़ लिया जाता है, और आगे जितना किस्तें बची हुई है, मान लीजिए कोई 20 साल की पॉलिसी लिया था और 5 साल उसने चलाया, इसका मतलब 5 साल और 3 साल इधर जो है प्रीमियम नहीं ड्यू हुआ, तो जो प्रीमियम ड्यू हुआ है, जो प्रीमियम नहीं जमा किया है, वो जितना टोटल हो रहा है उसको अभी जो आगे का बचा हुआ है पीरियड 15 साल का, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बराबर से बांट देंगे, और उसमें जो ब्याज है सब कुछ जोड़ के उसको बांट देंगे और भविष्य में उसको लेते रहेंगे, तो इससे पॉलिसी भी चालू हो जाएगी। तो दोनों का फायदा है। कंपनी का फायदा यह है लाइफ इंश्योरेंस का कि जो पॉलिसी डूब जा रही थी, जो पॉलिसी का जिसमें पैसा नहीं आना था वो भी चालू हो गई, और कस्टमर के लिए फायदा ये है कि उसका जो है पॉलिसी जो कि पूरी तरह से, अगर उसके पास चूंकि पैसा नहीं था कि वो सामान्य पुनर्चलन करा सकता, तो इस नाते उसकी पॉलिसी भी चालू हो गई, उसका रिस्क कवर भी स्टार्ट हो गया और उसके ऊपर इकट्ठा बर्डन नहीं पड़ा। तो ये होता है पुनर्चलन। गैर जब्ती के प्रावधान, गैर जब्ती का प्रावधान में यह है कि भारतीय बीमा अधिनियम धारा 113 के अनुसार यदि 3 वर्षों तक प्रीमियम भुगतान है तो आगे पॉलिसी जब्त नहीं होगी। तो ये है गैर जब्ती। अभी ये बदल गया है, अभी 3 नहीं बल्कि 2 सालों तक अगर कोई पॉलिसी में प्रीमियम जमा कर दिया है तो आगे प्रीमियम नहीं जमा होता है तो भी वो पॉलिसी पेड अप एक्वायर कर लेगी, यानी वो लैप्स नहीं होगी, पूरी तरह से खत्म नहीं होगी पॉलिसी, उसका जो है पड़ा रहेगा। प्रोपोर्शनेट मैच्योरिटी या तो मैच्योरिटी के समय ले ले, और या चाहे तो वो पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है, जो भी चाहे वो कर सकता है। पॉलिसी के विशेष प्रावधान और पृष्ठांकन,
क्योंकि कोई भी विशेष प्रावधान होते हैं वो पृष्ठांकन के माध्यम से ही होंगे। जैसे नामांकन, अगर हमें एक तो पॉलिसी लेते समय नामांकन किया जाता है, तो उस समय जो पॉलिसी में नामांकन होता है वो तो ठीक है। जब हम नॉमिनेशन चेंज कराते हैं तो उस समय कोई भी परिवर्तन कराएंगे, केवल नामांकन ही क्यों, तो उस समय जो है पृष्ठांकन के माध्यम से होता है। पृष्ठांकन का मतलब है कि पीछे इंडोर्स किया जाता है, मुहर लगा के उस पर बाकायदा लिखा जाता है, रजिस्टर में अंकित किया जाता है, ये करेक्शन हुआ। और अब तो जब से कंप्यूटराइजेशन हो गया है, उसको मास्टर में उसको जो है चेंज कर देते हैं। तो नॉमिनेशन पॉलिसी धारक का राइट है, जितनी बार चाहे उतनी बार वो बदल सकता है। और नामांकन में जो नॉमिनी होता है उसको कोई राइट नहीं होता है, केवल पॉलिसी धारक की डेथ होने की स्थिति में उसको पैसा प्राप्त होने का अधिकार है। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामांकन आता है। बीमा अधिनियम 1938 उसकी धारा 39 है, जिसके अंतर्गत नॉमिनेशन आता है। नामांकन धारा 39 के प्रावधान क्या क्या है? एक तो एमडब्ल्यूपी अधिनियम की धारा 6 के लिए नहीं लागू होता। पहले चर्चा किया था हमने एमडब्ल्यूपी एक्ट, यानी मैरिज वीमन प्रॉपर्टी एक्ट। कोई भी पति अपनी पत्नी बच्चों के लाभ के लिए ये एमडब्ल्यूपी अधिनियम के तहत पॉलिसी जब लेता है तो वो देनदारियों से पूरी तरह से मुक्त होती है। ना कोई गवर्नमेंट उसको जब्त कर सकती है, ना कोई जो है देनदार उसको जब्त कर सकता है। इसमें एक ट्रस्ट बनता है, जो ट्रस्टी होता है उसकी पत्नी को, अपनी पत्नी को, या पत्नी अगर वो ट्रस्ट का निर्माण कर रही है तो अपने पति के नाम से ट्रस्ट का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत अगर पॉलिसी होती है तो उसमें जो है नॉमिनेशन का कोई प्रोविजन नहीं होता, किसी को नॉमिनी नहीं बनाया जाता, क्योंकि जो बेनिफिशियरी होता है वो हमेशा ट्रस्टी होता है। जो ट्रस्ट होता है वो बेनिफिशियरी होता है, और ट्रस्ट के पैसे को पाने का अधिकारी जो है वो ट्रस्टी होता है। उत्तरजीवी नामतियों को पॉलिसी धनराशि का भुगतान होता है। उत्तरजीवी नामती मतलब नॉमिनेशन जो अगर जो किया गया है, जो भी व्यक्ति जीवित है नॉमिनेशन में, मान लीजिए कि जो नॉमिनी है, अगर नॉमिनेशन है तो ठीक है, नहीं तो जो उसके जो है लीगल एयर्स हैं उनको पॉलिसी का भुगतान किया जाता है। नामतियों की जब मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए कि नॉमिनी की ही डेथ हो गई, तो कोई भी व्यक्ति कभी भी नॉमिनेशन चेंज कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी घटना घटे जिसमें नॉमिनी के पॉलिसी होल्डर के साथ में नॉमिनी की डेथ हो गई और कोई नॉमिनेशन जो नॉमिनी था वो भी साथ में मर गया एक्सीडेंट में, फिर जो कोर्ट होता है ये डिसाइड करता है, उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट लाने पे जो भी वैधानिक उत्तराधिकारी होगा उसको जो है पैसा मिल जाएगा। नामांकन पृष्ठांकन द्वारा, पहले ही शुरू में बताया कि कोई भी नामांकन होता है वो पृष्ठांकन के द्वारा होता है, इंडोर्समेंट के द्वारा होता है, और जितनी बार चाहे कोई भी व्यक्ति नॉमिनेशन को बदल सकता है। नामांकन में जुड़ाव किया जा सकता है, चाहे तो किसी नॉमिनी को बदल दे, चाहे तो एक की जगह कई मल्टीपल नॉमिनी भी रखा जा सकता है। समनुदेशन नामांकन को रद्द कर देते हैं। अगर हमने समनुदेशन कर दिया, समनुदेशन का मतलब कि मैंने अपनी पॉलिसी में जो मेरे राइट्स हैं वो मैंने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब जब मेरे ही राइट्स नहीं बचे तो मेरे जो नॉमिनीज हैं, जो मेरे साथ वाले लोग हैं, जिनको मेरे ना रहने पे फायदा मिलना था, जब मेरा ही अधिकार नहीं रहा तो उनका अधिकार कहाँ से रहेगा। तो इसलिए जो है समनुदेशन नामांकन को स्वतः ही रद्द कर देता है। समनुदेशन पे भी थोड़ा सा जानकारी चाहिए। ये जो है धारा 38 के तहत आता है। नॉमिनेशन अधिनियम 1938 की धारा 39 के तहत आता है, और ये 1938 की धारा 38 के तहत आता है समनुदेशन। इसमें दो होता है, एक समनुदेशक और एक समनुदेशिती। समनुदेशक का मतलब है जो असाइनमेंट करता है वो होता है समनुदेशक, और जिसके फेवर में किया जाता है वो समनुदेशिती होता है। नॉमिनेशन ये असाइनमेंट यानी समनुदेशन भी दो तरह का होता है, एक तो है सशर्त समनुदेशन और एक है एब्सोल्यूट समनुदेशन यानी पूर्ण समनुदेशन। सशर्त समनुदेशन में कुछ शर्तों के साथ होता है, और पूर्ण समनुदेशन
समनुदेशन होता है ये एब्सोल्यूट असाइनमेंट इसको बोलते हैं, पूरे राइट्स इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट पॉलिसी बनने का भी प्रोविजन रहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे उसकी पॉलिसी खो गई है तो वो दूसरी पॉलिसी इशू करा सकता है। उसके लिए कुछ जो फॉर्मेलिटीज हैं, पेपर्स वगैरह साइन करके देता है, तो वो कार्यालय से कभी भी पॉलिसी खोने की स्थिति में जो है डुप्लीकेट पॉलिसी तैयार हो जाती है। बदलाव, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी बदलाव जो भी होगा, कोई भी परिवर्तन होगा, वो इंडोर्समेंट के माध्यम से ही होगा। ऐसे नहीं बदलाव होगा, उसमें पृष्ठांकन होगा, पीछे मोहर लगेगी, मास्टर में चेंज होगा, एक रजिस्टर में अंकन होगा। इस पूरे टॉपिक में जो भी शब्द आए हैं उस पर एक चर्चा होना जरूरी है। एक तो हुआ रियायती अवधि, इस पे कई बार चर्चा हो चुकी है। रियायती अवधि का मतलब ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड एक बार फिर से मैं बता दूं, ग्रेस पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें प्रीमियम ड्यू होने के बाद का अतिरिक्त जो समय होता है उसमें रिस्क कवर भी रहता है और लेट पेमेंट भी नहीं देना होता है। वो 1 महीने का या 31 दिन का होता है। इस तरह से आ सकता है प्रश्न कि ग्रेस पीरियड कितने दिन का होता है, तो 1 महीना या 31 दिन। पॉलिसी की लैप्सेशन, पॉलिसी लैप्सेशन, पॉलिसी कब लैप्स होती है? ग्रेस पीरियड समाप्त होने की ठीक बाद पॉलिसी लैप्स हो जाती है। पॉलिसी का पुनर्चलन, जो लैप्स पॉलिसी है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये समझना पड़ेगा कि ग्रेस पीरियड समाप्त होते ही पॉलिसी जरूर लैप्स हो गई, लेकिन अभी एक उसमें विकल्प रहता है कि कोई भी व्यक्ति काउंटर पे जाके उस पॉलिसी को जमा कर देगा तो वो चालू हो जाएगी। ये ऐसा रहता है 6 महीने तक। यानी अगर मान लीजिए कि 28 मई ड्यू डेट है तो 28 जून तक उसमें ग्रेस पीरियड है, और 28 मई ड्यू है तो इसका मतलब 6 महीना, 28 नवंबर तक जो है वो जो है पॉलिसी पे ये रहेगा अधिकार पॉलिसी होल्डर को जाके सीधा काउंटर पे जमा कर दे। अगर नहीं जमा कर पाया तो पॉलिसी फुल्ली लैप्स हो जाएगी, फिर उस पॉलिसी को रिवाइव कराने की जरूरत पड़ेगी। कुछ उसमें जो है फॉर्मेलिटीज होती है पेपर्स की, वो सब करके जो है पॉलिसी को रिवाइव कराया जा सकता है। समर्पण मूल्य क्या है? समर्पण मूल्य का मतलब होता है सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू अर्थात किसी भी पॉलिसी में कभी भी उसको लग सकता है, उस पॉलिसी होल्डर को उसको पैसे की जरूरत है, कोई जरूरत आ गई तो वो पॉलिसी का जो है चाहता है कि हमारी पॉलिसी को सरेंडर करके यानी बंद करके जो भी पैसा ड्यू हुआ हो वो हमको मिल जाए। तो उसमें जो सरेंडर वैल्यू होता है वो पेड अप वैल्यू निकाली जाती है। सबसे पहले पेड अप वैल्यू होता है। पेड अप वैल्यू का मतलब है प्रोपोर्शनेट मैच्योरिटी, यानी अगर हमने 20 साल के लिए प्लान लिया है तो अब 5 साल बाद मैं उसको पेड अप वैल्यू निकालने जा रहा हूं, तो 5 साल की अगर हमने पॉलिसी ली होती तो क्या मैच्योरिटी होती, वो होता है पेड अप वैल्यू यानी प्रोपोर्शनेट मैच्योरिटी, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। अब ये जो पेड अप वैल्यू होता है इस पे सरेंडर फैक्टर, यानी सरेंडर फैक्टर का मतलब एक तरह से पेनाल्टी समझ लीजिए, क्योंकि हमने जो है लॉन्ग टर्म प्लान का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं। तो 5 साल बाद ही चूंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 20 साल का और मैं 5 ही साल में इसको तोड़ रहा हूं तो कुछ पेनाल्टीज लगती हैं। तो वो जो पेड अप वैल्यू होता है उस पे सरेंडर वैल्यू फैक्टर लग के जो पैसा मिलता है उसको सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। नामांकन, हर कोई व्यक्ति को ये चाहिए कि वो एक अपना नामांकन यानी नॉमिनी जरूर बनाए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उसका पैसा उसके जो उत्तराधिकारी हैं, वैध उत्तराधिकारी हैं, उनको आसानी से मिल जाए। नहीं तो फिर कोर्ट की लफड़ेबाजी में वो पैसा अटक जाता है और फिर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जिसमें और खर्चे भी आते हैं बनवाने में, तो वो सब होता है। फिर समनुदेशन, समनुदेशन पे चर्चा हुई। समनुदेशन का मतलब है कि अपने राइट्स को ट्रांसफर करना, अपने अधिकार को ट्रांसफर कर देना। जब हम लोन लेते हैं किसी कंपनी से तो वो जो है कहती है कि इसका जो है हमको आप अपनी कोई चीज हो कवर करिए। तो मान लीजिए हमारे पास पॉलिसी है तो मैं उससे कवर करता हूँ उसको, तो मैं अपने सारे राइट्स उसको ट्रांसफर कर देता हूँ। ऐसी स्थिति में अगर मेरे प्रीमियम मैं भरता हूँ, केवल यही एक राइट कह लीजिए कि प्रीमियम भरने का अधिकार छोड़ के बाकी सारा राइट, अगर कोई कैजुअलिटी होगी तो उसको मिलेगा जिसको हमने असाइन कर दिया है। अगर मान लीजिए कोई मैच्योरिटी, कोई भी पेमेंट उसमें मिलना है तो उसको मिलेगा जिसको हमने अपने राइट्स ट्रांसफर किए हैं, जिसको हमने असाइन किया है पॉलिसी को। उसको ये था
5वां सत्र, और अब एक सत्र में आप लोगों से और चर्चा होगी, और उस सत्र को भी धैर्यपूर्वक देखिएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको ये जो IC38 की परीक्षा होती है IRDA द्वारा निर्धारित, उसको पास करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आप इतनी देर तक इस वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले सत्र में मिलते हैं। थैंक्स।